अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूर है कि एक दिन वो फूल जरूर खिलेगा। जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि आपके हाथ पैर रहे नहीं, धीमे धीमे करके उन्होंने बारी बारी से बताया काफ़ी कुछ। बहुत लोगों को तो उम्मीद थी नहीं कि मैं बचूंगा भी या नहीं बचूंगा। मम्मी मेरी बेहोश हो गई थी। हजार बरक गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिल लुधियानवी जी की ये लाइनें सूरज तिवारी जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं। यूपीएससी में 970वीं रैंक लाने वाले और जिनके दोनों पैर और एक हाथ की कुछ उंगलियां भी नहीं हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और उनके इस संघर्ष और इस जीवन की कहानी को जानने की उनसे कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, कैसा रहा आपका ये सफ़र और कैसे आपने इन चीज़ों को सीखा कि जो लाखों आंधियाँ आएँ और कुछ भी हो, लेकिन जो फूल खिलने वाले वो खिल के ही रहेंगे। ये आप पर लाइनें बिल्कुल सही बैठती हैं और एकदम फिट। सफ़र जो है, सफ़र मेरा काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ आने के बाद में बहुत खुशी मिल रही है। जैसे कि लाइन आपने बोली, तो अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर है कि एक दिन वो फूल ज़रूर खिलेगा। जी, तो सर आपकी ये मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा SBRL एकेडमी से की है। उसके बाद मैंने 12th भी वहीं से उसी एकेडमी से किया था, लेकिन मैं 12th में CBSE बोर्ड से फेल हो गया था। तो फिर मैंने यूपी बोर्ड से स्वामी संपूर्णानंद इंटर कॉलेज से अपना 12th कंप्लीट किया। फिर कुछ आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी घर की, इस वजह से स्टडी को कंटिन्यू कर नहीं पाए। फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज से ही BSc में एडमिशन लिया और 2 साल मैंने वहाँ पे BSc किया। देन फिर वो भी किसी कारणवश वो भी छोड़ना हो गया था, तो मेरा BSc भी कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर मैं प्राइवेट सेक्टर जॉब में आ गया। देन एक दिन ऐसी एक यहाँ पर रोकना चाहते हैं, अभी 12th फिल्म मूवी आई है, तो उसमें भी वो भी 12th फेल थे और उनकी भी एक पूरी कहानी थी कि कैसे उन्होंने काम किया। आपने शायद भी देखा भी होगा उनकी पूरी फिल्म। तो उसमें भी दिखाते हैं कि उन्होंने 12th फेल, वो 12वीं इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि नकल नहीं हो पाती उनके यहाँ स्कूल में। तो आप कैसे 12th फेल हुए? जी, मैं फेल हुआ था। मेरे फेल होने के पीछे कारण ये था कि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया था, क्योंकि घर में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि मैं उनमें उलझ गया, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया था। इस कारण बस मैं फेल हुआ था। अच्छा। और फिर दोबारा से मैंने यूपी बोर्ड से परीक्षा दी, फिर मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। मेरे 72% नंबर आए। सर ये CBSE और यूपी बोर्ड बदलने का क्या था कि CBSE से फिर यूपी बोर्ड में आ गया? थोड़ा कठिन भी रहा होगा क्योंकि एक बार आप इंग्लिश मीडियम से थे और फिर यूपी बोर्ड में आए। हाँ, कठिन तो रहा। समस्या ये हुई कि जिस समय मैं CBSE बोर्ड में था, तो उस समय सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा था और घर की परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी थी कि पढ़ाई पर इतना ध्यान दे नहीं पाए। हालांकि लैंग्वेज का बैरियर मेरा रहा नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मेरे लिए बराबर ही बात है, तो लैंग्वेज इतना बैरियर रहा नहीं। लेकिन हाँ, चैलेंजेस तो आते हैं जब आप एक बोर्ड चेंज करते हो, पूरा पैटर्न आपका बदल जाता है, लेकिन समहाउ आई विल मैनेज। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं। जी। मैं हमारी छोटी सी दर्जी की दुकान है और मम्मी मेरे घर पे रहती है। तो सर आप फिर जब यहाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब करने आए उसके बाद क्या हुआ? मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। मैं घर जा रहा था, तो मैं गेट पे ही खड़ा हुआ था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लोकल ट्रेन थी, तो थोड़ा धक्का मुक्की हुआ उस वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाया और मैं आई वॉज फेल डाउन। तो फिर मैं गिर गया, फिर मुझे पता नहीं है। मैं जब आंखें खोली तो मैं एम्स में था, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ऑपरेशन हो चुका था। तो ऑपरेशन के बाद क्या हुआ वहाँ पर, क्या आगे? डॉक्टर्स ने बताया कि आपके हाथ पैर रहे नहीं, धीमे धीमे करके उन्होंने बारी बारी से बताया
काफ़ी कुछ, बहुत लोगों को तो उम्मीद थी नहीं कि मैं बचूंगा भी या नहीं बचूंगा, और जिन लोगों को मालूम भी हो रहा था कि मतलब अब हाथ पैर है नहीं, तो लोग भी सोच रहे थे कैसे ज़िंदगी जी जाएगी, किस तरीके से क्या होगा, फैमिली पे बर्डन बन जाऊंगा, सोसाइटी पे बर्डन बन जाऊंगा। और खुद भी ऐसा फील होता था कि अभी मैं अपने ऊपर अगर सोच रहा हूँ कि अगर मेरे कभी ऐसा ना हो भगवान का, लेकिन अगर मेरे कभी ऐसा हुआ या हुआ होता मेरे साथ कि मेरे दोनों पैर और ये दोनों हाथ ना होते, तो मैं उस समय क्या सोचता। आपके तो साथ हो चुका था, और अब वहाँ डॉक्टर आपको क्या बता रहे थे, आपके कैसे मतलब इतना सहने की क्षमता कैसे अंदर आ गई। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आप देख रहे हैं, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, और आप सुनते होंगे कि 3rd ईयर 4th ईयर में वो फांसी लगा रहे हैं, उनको थोड़ा सा नहीं उनका सेमेस्टर क्लियर हो पाया या कुछ, तो उसमें वो केवल फांसी लगा रहे हैं। आपके साथ आपका दोनों पैर, हाथ भी, एक हाथ में कुछ उंगलियां, उसके बाद आपने इतना मतलब वहाँ से कम बैक किया, तो एक ऐसा कैसे रहा? आपकी मम्मी और पापा का क्या था वहाँ से रिएक्शन? जब जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय तो स्थितियाँ ठीक थी नहीं, क्योंकि उस समय बस यही था कि मैं कैसे भी सरवाइव कर जाऊं, क्योंकि उस समय डॉक्टर्स का भी कहना था कि अगर मैं बाई चांस कोमा में चला गया या फिर ऐसी कंडीशन है तो इन फ्यूचर क्या हो ये मालूम था नहीं। लेकिन धीमे धीमे 2-3 महीने इलाज चला एम्स में ही, फैमिली वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। सर वो आपकी मम्मी आती हैं और बता रहे थे कि क्या होता है वहाँ पर, जब उन्होंने पहली बार देखा कि आप मतलब ऐसा ही है, तो एक सबके मतलब हम तो सब लोग तो सब भी सोच सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक नहीं, लेकिन अगर जब एक बार घर वालों को पता चलता है कि ये क्या हो गया, और जब अभी आपको इससे पहले उन्होंने दोनों हाथ में और दोनों पैर से देखा था, और अब अचानक ना दोनों पैर हैं हाथ नहीं है। मम्मी मेरी बेहोश हो गई थी जैसे मेरा 29 जनवरी को जब एक्सीडेंट हुआ, तो मम्मी शायद दूसरे या तीसरे दिन मुझे देखने के लिए आई थी। उस समय तो मैं अनकॉन्शियस था पूरा, तो वो मुझे देखकर ही बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स उनको बाहर ले गए, तो काफ़ी लोगों ने मोटिवेट भी किया उनको कि सब कुछ ठीक है, आगे प्रोस्टेटिक भी हो सकता है, हाथ पे लगा के चल सकते हैं, ज़िंदगी फिर से शुरू हो सकती है। तो उस समय कंडीशन कुछ ऐसी थी कि बाकी चीज़ें कहाँ इतनी ध्यान रहती हैं, बस ये लगता है कि किस तरीके से सर्वाइव कर सकूँ, क्योंकि उस समय दर्द इतना ज़्यादा होता था। जब मेरा ट्रीटमेंट होता था, एक बार ड्रेसिंग होती थी तो पूरे हॉस्पिटल में मेरी आवाज़ गूंजती थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज था। माँ बाप, आई एम वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स लाइक माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद सर घर वापस गए होंगे आप वहाँ से? हाँ, मैं वहाँ से मैं घर गया, मई में मैं घर गया। उस समय तक मुझे जेएनयू की कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। तो ऐसे एम्स में ही मेरा मतलब ट्रीटमेंट चला है, तो वहीं पर मेरे एक जेएनयू के स्टूडेंट थे, उन्हीं के थ्रू उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में बताया था। तो उस समय सोचा नहीं था कि कभी पढ़ाई भी करेंगे या फिर आगे आने का उनको उस समय कोई एडवाइस देने वाला था नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे। देन एक कैजुअलिटी और मेरे साथ हो गई, जो मेरा बड़ा भाई था वो भी एक एक्सीडेंट में वो भी ख़त्म हो गया। फिर कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होने लगी, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी डे बाई डे डाउन होने लगी। देन जेएनयू के बारे में पता लगा, तो मैंने मन में सोचा कि यार ज़िंदगी तो ख़त्म है, कम से कम एक बार शुरुआत करके देखते हैं। मैंने पहला अटैम्प्ट दिया जेएनयू एंट्रेंस का, जिसमें मैं असफल रहा। उसमें 3 लैंग्वेज चूज़ की जाती है बैचलर्स के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा बीएससी भी अधूरा छूट गया था। तो जब जेएनयू का फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया तब आपके भाई थे या तब खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे? मतलब उस समय मेरा भाई था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन जब तक रिजल्ट आया था जब तक वो एक्सपायर हो चुका था। अच्छा। तो जब रिजल्ट आया तो जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो और अंदर से धक्का लगा, और लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। सब लोग एक तरीके से होप खो बैठे हुए थे। इवन मैं भी कभी मुझे लगता था कि मैं भी एक टाइम पर अपनी होप खो बैठा था कि यार बिना हाथ पैर के कैसे, मतलब क्या ही होगा। देन उसी साल जेएनयू की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साल में 2 बार एंट्रेंस हुआ, और जब मुझे पता लगा कि दोबारा भी एंट्रेंस होने वाला है तो मेरे पास 2.5 से 3 महीने का समय था। तो फिर मैंने वो 2.5-3 महीने
इस तरीके से मेहनत की कि मुझे बस ये था कि मुझे JNU पहुंचना है। मैंने दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम दिया, जनवरी में रिज़ल्ट आया। उसमें 3 लैंग्वेज फिल करनी होती है, तो मैंने रशियन, स्पेनिश और फ्रेंच 3 लैंग्वेज को मैंने चूज़ किया था। तो जब मैंने रिज़ल्ट खोला तो पहला फ्रेंच का देखा तो जिसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था, स्पेनिश देखा उसमें भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने तीसरा रशियन लैंग्वेज देखा ही नहीं। मुझे लगा कि इस बार भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा ज़िंदगी का। लेकिन ऐसे फ़ोन रख दिया, थोड़ा सा उदास सा हो गया। देन शाम को मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आपने रिजल्ट चेक किया? बोला हाँ चेक किया, नहीं हुआ। बोले दोबारा चेक करो। द मोमेंट आई सी माई रिजल्ट, सी सेलेक्टेड इन रशियन लैंग्वेज, दैट मोमेंट आई फाउंड अ वे कि नाउ आई कैन बिल्ड माई जर्नी। देन फिर चीज़ें धीमे धीमे ठीक होने लगे। 2018 में JNU आ गए। JNU आए तो रशियन लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज है हमारे, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना था कि वो किसी लैंग्वेज को पढ़ना और फिर इतने चैलेंजेस आने के बाद में स्टडी में ओवरकम करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो देन धीमे धीमे JNU का माहौल, JNU तो आप लोग जानते हैं, लोगों का मिलना, वो पॉजिटिव वाइब्स, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, इन सबको देखते देखते धीमे धीमे मैंने अपना 1 साल JNU में निकाला। फिर मैंने देखा कि लोग जो हैं एक लैंग्वेज के थ्रू अपना एक अच्छा फ्यूचर इमेजिन कर नहीं पाते हैं। और मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं अगर लैंग्वेज में कंटिन्यू कर भी रहा हूँ तो आगे कुछ अच्छा स्कोप मुझे दिख नहीं रहा है। देन मैंने अपने दोस्तों से बात किया, उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी जाना शुरू करो। लाइब्रेरी गए तो वहाँ लोग UPSC का तैयारी करे, तो उस समय तक मुझे UPSC का भी नहीं पता था। मुझे 2019 में आके पता लगा कि हाँ UPSC जैसी भी कोई